गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहुल आवेशों की उपस्थिति में परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। इसको हमने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसको हम न्यूमेरिकल पर किस प्रकार से उपयोग में लेंगे, इसलिए अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये थोड़ा गौर से देखना, समझना। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक वर्ग है। मैं बना रहा हूं यहां पर, ये हमारे पास में एक क्या दे रखा है, वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, बराबर हो, ठीक है। ये वर्ग दे रखा है। इस वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेश स्थित है। जैसे ये पहला कोना है तो इसके ऊपर आवेश का मान स्मॉल क्यू, दूसरा कोना है इस पर भी आवेश का मान स्मॉल क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू। कहने का मतलब वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण और समान प्रकृति का आवेश स्थित है, ठीक है। अब ये भी कहा जा रहा है साथ में कि ये जो वर्ग है इसकी भुजा का मान आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए ए, वर्ग की भुजा का मान कितना दे रखा है, ए। इस क्यू का कुछ मान हो सकता है और ए का भी कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। अब आगे सवाल में कहा जा रहा है कि देखो यहां पर बहुल आवेश पड़े हैं, आपको चार आवेश दिखाई दे रहे, दो से ज्यादा होंगे तो इसे बोलेंगे हम बहुल आवेश की स्थिति। तो इसलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोने पर उपस्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या कहा जा रहा है कि वर्ग के प्रत्येक कोने पर स्थित आवेश पर कार्यरत परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक कोना उठा लेते हैं हम। एक बार समझना कि जैसे मान लीजिए मैंने ये कोना उठाया, इनको नाम दे देता हूं। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया डी, चार कोने। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहा जा रहा है कि कोई भी एक कोना ले लो। वैसे तो प्रत्येक पर निकालना है, लेकिन प्रत्येक कोने पर उपस्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करने से पहले किसी भी एक कोने पर उपस्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो जैसे मैंने चूज किया कौन से कोने पर, बी कोने पर, ठीक है, कि बी पर जो आवेश है इस आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना परिणामी विद्युत बल कार्य करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बी कोना है इस पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू, ठीक है। इसके ऊपर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके ऊपर परिणामी विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर अन्य आवेश कौन कौन से अन्य आवेश बल लगाएंगे, ठीक है। तो इसके पास में कौन सा पड़ा है, एक तो सी वाला, एक डी वाला और एक ए वाला। ये तीनों आवेश है वो इस बी बिंदु पर उपस्थित आवेश पर क्या आरोपित करेंगे, बल, ठीक है। अब विद्युत बल वो दो प्रकार का था, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो बल किधर लगेगा इसकी दिशा भी दर्शानी पड़ेगी हमें, ठीक है। सबकी प्रकृति समान है, इसका मतलब सबके मध्य आपस में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो देखिएगा, जैसे ए पर स्थित आवेश स्मॉल क्यू है, वो बी पर उपस्थित आवेश पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। इसलिए प्रतिकर्षण बल होने के कारण किधर लगेगा बल, बाहर की ओर। तो ए के कारण बल लगा बाहर की ओर, ठीक है। ए के कारण बल लग रहा है, इसलिए मैंने इसे मान लिया ये पहला विद्युत बल हो गया, कौन सा, F1, ठीक है। इसी प्रकार सी पर जो आवेश है वो भी बी पर उपस्थित आवेश पर कौन सा बल लगाएगा, समान प्रकृति के कारण प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगेगा या अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो दूसरा बल सी पर उपस्थित आवेश के कारण ये हो गया बल, कितना मान लिया हमने, F2, ठीक है। इसी प्रकार दो के कारण तो हो गया,
तीसरा किसके कारण लगेगा? डी पर उपस्थित आवेश के कारण। तो डी पर उपस्थित आवेश भी बी पर स्थित आवेश पर बल लगाएगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कैसे लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। तो तीसरा बल लग गया, कौन सा हो गया? F3। ठीक है, ये लो मैं पूरी लाइन बना देता हूं इससे, ये लो। ठीक है, अब आप बी को देखो, बी पर एक आवेश है Q, इस पर कितने बल काम कर रहे हैं? 3, F1, F2 और F3। ठीक है, बल कैसी राशि होती है? सदिश। इसलिए सदिश है तो हमें इनका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिणामी। अभी तो 3 अलग अलग लग रहे हैं इनके ऊपर बल, लेकिन हमें इनका ज्ञात करना है परिणामी। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम काम में लेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, लेकिन उससे पहले इन तीनों के कुछ मान निकाल लेते हैं। देखिए, F1 बल है, वो कौन कौन से आवेश के मध्य लग रहा है? स्मॉल q और स्मॉल q, क्योंकि आवेशों का मान क्या है? समान। तो Q1 का काम भी स्मॉल q कर रहा है और Q2 का काम भी कौन कर रहा है? स्मॉल q। दो आवेश हो गए, दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान कौन से नियम से ज्ञात करते हैं? कूलाम के नियम से। साइड में लिख रहा हूं, फिर इनके जो मान आएंगे वो मैं यही लिखूंगा। देखिएगा, कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, देखिएगा यहां पर सबसे पहले F1 के लिए, यानी ये वाला मान ज्ञात करें, ये वाला मान ज्ञात करेंगे तो F की जगह तो आ जाएगा F1, K नियतांक है K, फिर Q1 का काम कौन कर रहा है? स्मॉल q। Q2 का काम भी कौन कर रहा है? स्मॉल q। तो Q इंटू Q क्या हो गया? Q² बटा R क्या होती है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? a। तो यहां R की जगह क्या हो गया? a का स्क्वायर। ठीक है, F1 का मान आ गया, यही लिख लेते हैं। F1 बराबर हो गया K Q² बटा A²। ठीक है, लिख लिया। दूसरा हमें किसका मान चाहिए? F2 का। तो F2 किस किस के मध्य लग रहा है? C पर स्थित आवेश और B पर स्थित आवेश के मध्य। तो वही बात आ गई, Q1 का काम C वाला आवेश, Q2 का काम B वाला आवेश, दोनों का मान है स्मॉल q। तो Q इंटू Q Q²। तो अब की बार वापस यही कूलाम का नियम लागू करेंगे। तो F की जगह तो F2K रहेगा ही, Q1 की जगह स्मॉल q, Q2 की जगह स्मॉल q, Q इंटू Q Q² बटा R²। R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ठीक है, कितनी होगी? a। क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या रहेंगी? समान। ठीक है, तो वापस से F2 का मान भी यही रह गया। F2 बराबर इधर लिख रहा हूं K Q² बटा A²। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए? F3। तो F3 का मान भी वही, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। तो कौन से नियम से ज्ञात करेंगे? कूलाम के नियम से। वही सूत्र पड़ा है। तो चलो देखो, F3 के लिए Q1 का काम कौन कर रहा है? D पर स्थित आवेश। Q2 का काम कौन कर रहा है? B पर स्थित आवेश। समान है तो रखेंगे मान। देखो, F की जगह तो आ गया F3 बराबर K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, Q इंटू Q Q² बटा क्या चाहिए? R। R का मतलब Q और Q के मध्य की दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। क्या ये दूरी पड़ी है आपके पास? नहीं है, आपको दे रखा है वर्ग की चारों भुजाएं तो समान है, लेकिन ये तो वर्ग का क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण को कौन सी प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी? देखो, ये तो हो गया कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो अंडर रूट। ठीक है, आधार कितना है? a, लंब कितना है? a। तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी ये जो भुजा है कौन सी? db। साइड में ज्ञात कर लेता हूं। देखो, db बराबर हो गया अंडर रूट, क्या हुआ? a² प्लस a²। सरल कर दो, ये db बराबर हुआ अंडर रूट 2a²। a का स्क्वायर है, a किधर आ गया? बाहर, तो ये बचा a अंडर रूट 2। यानी ये जो db भुजा है, ये वाली भुजा है, इसका मान हो गया a अंडर रूट 2। ठीक है, यहां पर हमें इसका स्क्वायर चाहिए,
तो इसका स्क्वायर कर दो, सरल कर दो, a अंडर रूट 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर, तो f3 बराबर हो गया k क्यू स्क्वायर बटा a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर गुणा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो f3 बराबर मान आ गया k क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर, f3 का मान आ गया। तो याद रखेंगे f3 बराबर k क्यू स्क्वायर बटा 2a का स्क्वायर। तीनों बलों का मान ज्ञात कर लिया हमने, कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमें अब देखो तीनों बल आ गए। ठीक है, अब एक ही बिंदु पर 3 बल है, 1 2 और 3, और बल कैसी राशि है? सदिश। तो इन तीनों सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? समांतर चतुर्भुज के नियम का। तो मैं लिख सकता हूं समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। मैंने 11th क्लास में भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जो परिणामी सदिश हमें ज्ञात करने थे, जिसमें हमने 3 प्रकार के नियम पढ़े थे। उस जगह पर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था 11th में ही। ठीक है, अब वो चीज यहां पर काम में आ रही है, ध्यान से देखना। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या था? समांतर चतुर्भुज का नियम का जो रिजल्ट था वो था r बराबर अंडर रूट क्या था? 2 सदिशों का परिणामी सदिश। 2 सदिश कौन से थे? एक था p सदिश, एक था q सदिश। इन दोनों का परिणामी सदिश था सदिश r, और इस सदिश r का परिमाण हमने सूत्र बनाया था समांतर चतुर्भुज के नियम से। r बराबर क्या था? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये सूत्र बनाया था हमने। ठीक है, अब देखिए ये तो समांतर चतुर्भुज के नियम से था, और समांतर चतुर्भुज के नियम में हमने एक विशेष बात पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसको एक समय पर आप केवल 2 सदिशों पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर बिंदु B पर कितने सदिश हैं? 3। तो इनमें से कोई भी 2 चूज कर लो एक बार में। तो मैंने मान लिया कि हम अभी परिणामी निकाल रहे हैं किस किस का? F1 और F2 का। किस किस का? F1 और F2 का। तो मैं यहां लिख रहा हूं F1 सदिश व F2 सदिश का परिणामी सदिश F12 सदिश हो, तो इन दोनों का परिणामी सदिश है वो हमने मान लिया F12। अब केवल इस B बिंदु पर इन दोनों सदिश को ऐसा कैसा हटाकर इधर नया चित्र बना लो। ये बिंदु B हो गया, ये हो गया F1 सदिश। ठीक है, ये हो गया आपका F2 सदिश। इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है? थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का मान आपको दे ही रखा है, परिमाण पड़ा ही है हमारे पास में। अब इन दोनों का परिणामी है वो कितना है? F12, और इस F12 का परिमाण कौन से नियम से ज्ञात करेंगे? समांतर चतुर्भुज के नियम से। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से तुलना करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि F1 सदिश किसका काम कर रहा है? P सदिश का। F2 सदिश किसका काम कर रहा है? Q सदिश का। ठीक है, और इन ये जो R है, R सदिश है, R सदिश का काम कौन कर रहा है? F12 सदिश। ठीक है, लगाओ सूत्र, और थीटा बराबर 90 डिग्री पढ़ाई है। सूत्र में मान रखेंगे तो देखो R की जगह अब क्या आ जाएगा? इधर केवल R है, सदिश नहीं है, तो यहां से भी सदिश हट जाएगा। बोलो क्या बनेगा? F12 बराबर, इस सूत्र में मान रख रहे हैं अंडर रूट, फिर P की जगह कौन है? F1, सदिश हटा देंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा का मान पड़ा है 90 डिग्री, रख दीजिए। तो क्या होगा यहां से? F12 बराबर, ठीक है, F12 बराबर क्या हो गया? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, आगे देखो 2F1 F2 कोस 90, कोस 90 का मान 0, तो ये इतना था पद पूरा ही क्या हो गया? 0। इसलिए 0 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब इनके मान रख दीजिए। F1 और F2 के मान पड़े, ये पड़े आपके पास। ठीक है, मान रखेंगे तो देखो क्या होगा? ये हो जाएगा F12 बराबर अंडर रूट,
ठीक है, F1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर दो यहीं पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूं k का स्क्वायर, k स्क्वायर, q स्क्वायर का फिर स्क्वायर, तो q की पावर 4, q की पावर 4 बटा a स्क्वायर का स्क्वायर, a की पावर 4, ठीक है। फिर ये भी मान सेम है तो इसका स्क्वायर भी ये रहेगा, तो प्लस k स्क्वायर q की पावर 4 बटा a की पावर 4, ठीक है। सरल कर दो इसे, इधर लिख रहा हूं, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, स्टेप वाइज मिटाना भी पड़ेगा, थोड़ा गौर से समझ के चलना। तो क्या होगा, F12 बराबर अंडर रूट, ये पढ़ाई है, ये सेम मान है, वैल्यू सेम है, जुड़ रही है तो डबल हो जाएगा। बोलो क्या होगा, 2k स्क्वायर q की पावर 4 और बटा a की पावर 4, ठीक है। अब अंडर रूट कर दो, जिसका अंडर रूट हो रहा है उस पद को बाहर ले लो, तो देखो 2 का तो होगा नहीं, F12 बराबर 2 तो अंडर रूट के अंदर रह गया, k स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर वाली ये जो घात है वो तो अंडर रूट से कैंसिल, बाहर क्या आया k, फिर q की पावर 4 है तो 2 घात तो अंडर रूट में और ये हो गया q स्क्वायर, फिर बटा a की पावर 4, वही 2 घात कैंसिल, 2 बच गए, फिर आगे क्या है अंडर रूट 2, ये बन गई समीकरण नंबर, चलो छोड़ो समीकरण छोड़ो, ठीक है। यानी F1 और F2 का हमने परिणामी, इन दोनों का परिणामी निकाल लिया। परिणामी का मान कितना है, k q स्क्वायर बटा a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, आ गया। चलो अब इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में कहां से स्थित होगा ये भी तो हमें पता करना है, और इन दोनों का जो परिणामी जिस स्थान पर स्थित होगा उस स्थान को हम P सदिश से कितने कोण पर मानते हैं, फाई कोण पर, और फाई का मान ये हो गया F12 सदिश, ठीक है। तो फाई का मान भी वही समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात किया था, फाई बराबर क्या था, tan इनवर्स ब्रैकेट q साइन थीटा बटा p प्लस q कोस थीटा, ठीक है। मान रख दीजिए इसमें p q और थीटा का मान आपके पास पड़ा है, तो ये हो गया फाई बराबर tan इनवर्स फिर ब्रैकेट q का काम कौन कर रहा है, F2, तो ये हो गया F2 साइन थीटा का मान 90 डिग्री, फिर बटा p का काम F1 प्लस F2 कोस 90। तो जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर दो। देखो साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0, तो ये F2 गुणा हुआ 0 से, तो ये प्लस के आगे का पद तो क्या हो गया 0, और ये 1 से गुणा होगा F2, तो कितना बचा F2, तो क्या बचा आपके पास, फाई बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट F2 बटा F1, ठीक है। अब F2 और F1 का मान सेम है, इसलिए भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो ये हो गया फाई बराबर tan इनवर्स 1, tan के अंदर 1 मान कितने डिग्री पर 45, ठीक है। इस बात का क्या मतलब निकला, इस बात का मतलब निकला कि F1 सदिश और F2 सदिश का परिणामी सदिश कितना है, F12 सदिश, ठीक है। इस F12 सदिश का मान कितना है, केवल मान, तो इसका मान हो गया k q स्क्वायर बटा a स्क्वायर अंडर रूट 2, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में कहां स्थित होगा, ये स्थित होगा कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, किससे, P से, P का मतलब F1 से, ठीक है। तो F1 से 45 डिग्री के कोण पर कौन स्थित होगा, F12, ठीक है। अपने चित्र में आओ, ये दो थे F1 और F2, अब इन दोनों का हमने परिणामी निकाल लिया F12, ठीक है, जिसका मान भी आ गया, जिसकी दिशा भी आ गई, कितने इससे F1 से कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री पर पहले से कौन है F3, ठीक है। तो F3 तो रहेगा ही रहेगा, अभी इन दोनों का परिणामी निकाला तो ये दोनों तो हट जाएंगे और इनकी जगह केवल कौन आएगा F12, और F1 से कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर, यानी इसी रेखा पर इन दोनों का परिणामी आ गया कितना F12, ठीक है। तो अब जब हमने इन दोनों का परिणामी निकाल लिया है तो इन दोनों को हटा दो, ये लो, क्योंकि या तो परिणामी रखेंगे या फिर ये दोनों रखेंगे, ठीक है। ये लीजिए हटा देते हैं, इन दोनों का परिणामी निकाला हमने, इन दोनों का परिणामी
कितना आया F12 जिसका मान कितना है, जिसका मान है k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और आगे हो गया √2। ठीक है, तो अब देखो पहले बिंदु P पर कितने सदिश थे, 3, F1 F2 F3। ठीक है, हमने कौन सा नियम लागू किया, समांतर चतुर्भुज का नियम। किस किस पर लागू किया, F1 और F2 पर। तो दोनों का परिणामी आया, परिणामी कितना आया F12। अब परिणामी है उसके दो मान हो गए, उसकी दो चीजें हो गई, एक हो गया मान, एक हो गई दिशा। तो मान तो कितना आया k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू √2 और दिशा F1 से कितने डिग्री पर 45। ठीक है, पहले कितने सदिश थे, 3, अब कितने बचे हैं, 2। कब, जब हमने कौन सा नियम लागू किया, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, अब फिर से 2 बचे हुए हैं, तो इन दोनों पर, इन दोनों का परिणामी जो आएगा वही बिंदु B का क्या होगा, परिणामी विद्युत बल। ठीक है, तो इन दोनों पर फिर से कौन सा नियम लागू करेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना, और मैं अब इसको मिटा रहा हूं क्योंकि ये जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब हमें ज्ञात करना है F12 और F3 का परिणामी, कौन से नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। देखिएगा, वापस से हम लागू करें समांतर चतुर्भुज के नियम से। सूत्र क्या था, R बराबर √ वही रहेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, अब की बार किस किस का परिणामी निकालोगे, F3 और F12 का। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर F3 व सदिश, सदिश F3 व सदिश F12 का परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। अब लास्ट होगा इसलिए मैंने मान लिया कितना है, सदिश F हो, तो वही समांतर चतुर्भुज का नियम लागू करना है हमें। तो समांतर चतुर्भुज का नियम लागू करने के लिए पहले ये चित्र बना देता हूं अलग से। ये हो गया आपका पॉइंट B, इसके ऊपर ऐसे एक रेखा है और इस रेखा पर कितने विद्युत बल है, 2, एक है F3 और एक है F12। ठीक है, अब परिणामी ज्ञात करने के लिए एक को मानना पड़ेगा P, एक को मानोगे Q। तो मैंने मान लिया, क्या माना कि P का काम तो कौन कर रहा है, F3, Q का काम कौन कर रहा है, F12, और फिर क्या बचा R। तो R का काम इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी क्या माना हमने, F, सदिश रूप में नहीं लिख रहे, अदिश में लिख रहे हैं। तो R का काम कौन कर रहा है, F। फिर क्या चाहिए, थीटा। तो देखिए किस किस के मध्य होगा थीटा, थीटा का मतलब है P और Q के मध्य, और P और Q का काम कौन कर रहा है, F3 और F12। तो ये दोनों बल एक ही रेखा पर है, और एक ही रेखा पर होने के कारण थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, समांतर है और समांतर के मध्य कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब रख दीजिए इसमें मान, तो मान रखेंगे तो देखो क्या होगा, R की जगह आ गया F बराबर √ ये लो, P की जगह क्या होगा, F3 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2, फिर आगे F3 गुणा F12 cos 0 का मान 1। तो रख दीजिए F बराबर √ ये हो गया F3 का स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2 F3 गुणा F12। ठीक है, अब इसमें आपको मान रखने, मान रखेंगे, मान पड़े हैं आपके पास। F3 का मान तो ये रहा, F12 का मान ये रहा, स्क्वायर करके इसको सोल्व कर दो। लेकिन शॉर्ट में सोल्व करने का तरीका, ये कोई सूत्र बन रहा है क्या इस √ के अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, F3, b का काम F12। तो क्या लिख सकते हैं इसे, F बराबर ब्रैकेट a स्क्वायर, ये सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह F3, b की जगह F12 का, ये तो हो गया √ और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो ये बचा F बराबर F3 प्लस F12। ठीक है, इसमें मान रखना आपको सोल्व करने के लिए। देखिए F बराबर F3 का मान
ये पढ़ा रखो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस फिर F12 का मान के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और आगे हो गया √2। ठीक है, कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले लो। F बराबर ये हो गया के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा 1 प्लस √2। ठीक है, तो इन दोनों विद्युत बलों की जगह मैं एक ही विद्युत बल लिख सकता हूं जिसका मान कितना होगा F, और F का मान ये आ गया। अब इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए वही समांतर चतुर्भुज वाला जो सूत्र था, क्या होगा, फाई बराबर tan इनवर्स फिर ब्रैकेट Q साइन थीटा। Q का काम कौन कर रहा है, F12, तो ये हो गया F12 साइन थीटा बराबर कितना है 0, तो ये हो गया 0, फिर बटा में क्या होगा P की जगह F3 प्लस Q F12 और कोस थीटा का मान 0 रखिए। फाई बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट साइन 0 का मान 0, तो ऊपर का पद पूरा ही 0, फिर इसमें किसी का भी भाग दोगे तो क्या रहेगा 0, tan के अंदर 0 कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। इसका मतलब कि ये जो F12 और F3 है इन दोनों की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, F, और कितने डिग्री पर लिखेंगे, 0 डिग्री पर। किससे, P से। P का मतलब ये रेखा हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस B बिंदु पर 3 बल काम कर रहे हैं, F1 F2 F3, तो इन तीनों बलों का परिणामी कितना हुआ F, और वो कौन सी रेखा पर आ रहा है, इस रेखा पर। तो इन दोनों को तो हटा देंगे, ये लो, और परिणामी विद्युत बल B पर हो गया कितना F बराबर कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस √2। ठीक है, ये तो B पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल। अब सवाल में आपको कहा जा रहा था कि प्रत्येक कोने पर उपस्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो सभी कोनों पर स्थित आवेश का मान समान है, दूरी का मान समान है, विकर्ण का मान समान है, तो बल का मान भी कितना होगा, समान। तो जैसे मैंने मान लिया कि B कोने पर स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल कितना है, FB, उतना ही किस पर होगा, C पर, तो बराबर FC, फिर उतना ही किस पर होगा, D पर, बराबर FD, उतना ही किस पर होगा, A पर, बराबर FA। चारों बराबर है तो चारों की जगह मैंने कितना मान लिया, F, और F का मान कितना पड़ा है, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस √2। ठीक है, ये था आपका अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित बहुल आवेशों की उपस्थिति में लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 11th क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था, अब दोबारा समझा रहे हैं। अभी ये विद्युत बल का मान ज्ञात किया अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने, फिर आप आगे पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र। जैसे अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर भी ये अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आएगा। फिर आप सेकेंड फिजिक्स के अंदर जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स के अंदर भी ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपके काम में आएगा। इसलिए थोड़ा इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे, किताब के जो एग्जाम्पल वगैरह हैं वो सारे आप निकालिए, पीछे जो अंकित क्वेश्चन है वो भी निकालिए, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू।